अब संग्रहालय में आते ही हमें अपनी प्राचीन धरोहर देखने को मिलती है। मूर्तियां, गहने, औजार और न जाने क्या क्या। लेकिन इसके साथ ही कुछ प्रश्न भी मन में उठते हैं, जैसे कि ये पुरातन वस्तुएं मिली कैसे होंगी, इनको किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, या इसके साथ साथ ये वस्तुएं हमारी प्राचीन संस्कृति के ऊपर किस प्रकार से प्रकाश डालती हैं। वास्तव में प्राचीन काल में हुए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। ये स्रोत साहित्यिक भी होते हैं और पुरातत्व से संबंधित भी। वास्तव में कई बार साहित्यिक स्रोतों के अभाव में हमें पुरातत्व पर ही निर्भर करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी पुरातत्व से ही मिलती है, क्योंकि अभी तक कोई भी साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। वास्तव में पुरातत्व विज्ञान एक अध्ययन शैली के रूप में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है। प्रारंभिक पुरातत्ववेता यानी अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट का उद्देश्य मात्र पुरानी वस्तुओं को खोजना और उन्हें इकट्ठा करना था। इस प्रकार खोजी गई ये पुरानी वस्तुएं संग्रहालयों में या बड़े लोगों की बैठकों और बगीचों के अंदर सजा दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये प्रश्न उठा कि क्या ये पुरानी वस्तुएं मात्र साज सज्जा का विषय है, और उत्तर आया नहीं, क्योंकि ये तो हमें बहुत कुछ और भी बताती हैं। पुरातत्व केवल पुरानी वस्तुओं, आभूषणों और अन्य चीजों को इकट्ठा करना ही नहीं है। वास्तव में इससे आगे भी बहुत कुछ है। और अब पुरातत्ववेता धीरे धीरे कुछ सार्थक प्रश्न पूछने लगे, जैसे इन वस्तुओं को किसने बनाया, इन वस्तुओं को क्यों बनाया, इनको बनाने में क्या तकनीक अपनाई गई। और वास्तव में इस प्रकार के सार्थक प्रश्न पूछकर पुरातत्ववेता और इतिहासकार पुरानी वस्तुओं और स्मारकों के एक ऐसे विश्लेषण में जुट गए जिसके द्वारा कि उस काल की भौतिक संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। अब पुरातत्व ने एक ऐसे दायरे में प्रवेश किया जिसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में पहला कदम तो पुरावशेषों को प्राप्त करना ही था, जो कि जमीन में दबे हुए हैं, और इन्हें जमीन से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही एक्सकवेशन या खुदाई कहलाती है। एक्सकवेशन यानी खुदाई एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके कई चरण हैं, जैसे खुदाई के स्थान को चुनना, खोज या छानबीन करना, खाइयां यानी ट्रेंचेस का खांचा बनाना, खुदाई करना, प्राप्त पुरावशेषों का लेखा रखना, उनका विश्लेषण करना और उस काल के बारे में जानकारी हासिल करना। परंतु किसी भी स्थान पर खुदाई करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति आवश्यक है। और जब हमें ये पता चला कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जखेड़ा गांव में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक टीम खुदाई कर रही है, तो हम भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। हम डॉक्टर MDN शाही से मिले, जिनके निर्देशन में खुदाई चल रही है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक पुरातत्ववेता आर्कियोलॉजिस्ट जब एक स्थान पे खुदाई करता है तो उस स्थान की वो खोज कैसे करता है? देखिए, पुराने स्थलों का पता हमें कई साधनों से लगता है। जैसे नदी में बाढ़ आ गई
कोई जमीन कट गई और उसमें मालूम हुआ कोई बचा हुआ पुराना शहर वो गिर के नदी में आया और मालूम हुआ कि कोई पुराना शहर था, ये पुरानी बस्ती थी। और उसके बाद पुरातत्ववेत्ता वहाँ जा करके वहाँ से चीजें इकट्ठा करके और एक लगा लेता है अंदाजा। और उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी, आदमी के खुद के जो कार्य करता है, वो जैसे कुएं खोदता है या नहर के लिए बोरिंग करता है या ट्यूबवेल के लिए बोरिंग करता है, तो उसमें ये होता है कि खोदा उसने, नीचे मालूम हुआ कि मकान मिल गए या कोई टैंक मिल गया, तो इस तरह से पता चलता है। इसके अलावा पुराने ग्रंथों में यात्राओं का विवरण जैसे चीनी यात्रियों के हैं, इन विवरणों से भी हमें स्थानों का पता लगता है। और कोई भी रिसर्च करने वाला, अन्वेषण करने वाला व्यक्ति चाहे तो उन स्थानों की खोज कर सकता है, कहाँ बसे हैं, कितनी दूर है, किस शहर से कितनी दूर है, ऐसे पता चलता है। और उसके अलावा कभी कभी एरियल फोटोग्राफी से भी, और बहुत से अब तो मॉडर्न साधन, नए नए साधन बन गए हैं, तकनीक बन गई है जिससे मेटल डिटेक्टर है, इससे और चीज़ों से पता लगता है। तो ये आमतौर पर मामूली साधन है जिससे कि किसी पुराने स्थल का पता चलता है। मतलब ये 3-4 तरीके हो गए, एक के लिटरेरी सोर्सेस के, साहित्यिक ग्रंथ के सोर्स से पता चला, एक एक्सीडेंटल बाई चांस पता चल गया कि खुदाई इस जगह पे थी। तो ये बताइए, ये जो आपने खुदाई शुरू की यहाँ पे, तो आपने इस जगह को कैसे चुना इस जगह? जी हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प किस्सा है साहब। मैं क्लास में पढ़ा रहा था और एक स्टूडेंट को मैंने पॉटरी दिखाई, ये मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, वो हमने उनको दिखाया कि ये वैदिक काल के बर्तन हैं और इस तरह के बर्तन अगर तुम्हें कहीं दिख जाए आसपास में, गांव के आसपास, तो हमें ला करके दिखाना। और इत्तेफाक की बात है कि हमारे एक स्टूडेंट ने वैसे ही पॉटरी जब हमें दी जखेड़ा से ला करके, तो हम यहाँ आए और हमने ये फील किया, महसूस किया कि ये बहुत ही अच्छी साइट है पेंटेड ग्रेववेयर के बारे में जानने के लिए। जगह की खोजबीन करना खुदाई की प्रक्रिया की पहली अवस्था है। पुरातत्ववेत्ता अपनी टीम के साथ जगह की छानबीन करता है। छानबीन पूरी होते ही ट्रेंचेस या खाइयां खोदने की जगह तय करता है। एक को थोड़ा ऊपर रखिए जरा, नजर तो आए कम से कम। ऊपर खूंटे पे रखो। जगह तय करते ही खाइयों का खाचा बनाया जाता है, उनका माप लिया जाता है। प्राय खाई 10 बाय 10 मीटर के वर्गाकार में खोदी जाती है। कील गाड़कर दायरा बनाया जाता है और फिर धागे लगाकर इसे एक चौकोर आकार का रूप दे दिया जाता है। अब खुदाई प्रारंभ होती है, जिसमें फावड़े का प्रयोग केवल ऊपरी परत को साफ करने के लिए ही किया जाता है। थोड़ी गहराई में पहुंचते ही अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। अब केवल स्क्रैपर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ब्रश द्वारा सफाई का कार्य होता है। सेक्शन कटिंग यानी भूमि खंडों को काटने में अत्यधिक ध्यान रखा जाता है ताकि पुरावशेषों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही भूखंडों को मापने का कार्य भी चलता रहता है और ट्रेंचेस का नक्शा बनाया जाता है। शाम होते ही कैंप में वापस जाने का समय आ गया।
दिन भर की खुदाई से प्राप्त सामग्री संभाल कर रख दी जाती है। अब कैंप में गांव के और लोग भी आ गए हैं और लोक संगीत का दौर शुरू। यस सर। यादराम। यस सर। याराम। मोतीलाल। किशोरीलाल। यस सर। मोकू। दाताराम। सुबह होते ही फिर काम पर जाने की तैयारी। अब तक हुए कार्य का विश्लेषण कर आज के कार्य की योजना बनाई जाती है और पुनः कार्य शुरू हो जाता है। सामान ले जाएंगे तुम्हारा ले जाएंगे, चार बोतल में ले जाओ, हमें काम दे लो, लेकिन जाएंगे अपन सामान ले जा रहे हैं। बर्तनों के जो टुकड़े मिले थे उन्हें धोया जाता है और फिर पॉटरी यार्ड में उनके निर्धारित स्थान पर रख दिया जाता है। पॉटरी यार्ड की रचना इस प्रकार के वर्गों में की जाती है जिसमें एक तरफ तो ट्रेंचेस या खाइयों के नंबर होते हैं और दूसरी तरफ उन ट्रेंचेस की विभिन्न परतों का यानी लेयर्स का लेखा होता है। यदि एक ही बर्तन के टुकड़े मिलते हैं तो उन्हें जोड़कर पूरा बर्तन बनाने की कोशिश की जाती है। उधर खुदाई की जगह पर भी काम जारी है। ट्रेंच सुपरवाइजर स्क्रैपर के साथ खुदाई में व्यस्त है और देखिए उन्हें एक पुराना हड्डी का बना चाकू मिल गया। अब सबसे पहले जिस जगह पर यह मिला है उसकी नपाई 3 तरफ से यानी 3 डायमेंशनल की जाती है और ट्रेंच के नक्शे पर इसे अंकित कर लिया जाता है। अब इस पुरावशेष को विश्लेषण के लिए सुरक्षित रूप से रख दिया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुए हैं उनका प्रभाव खुदाई की तकनीक में भी देखने को मिलता है। अब खुदाई इस तरीके से की जाती है कि आकारों की मौलिकता कायम रहे। जहां पर पुरावशेष केवल कच्ची मिट्टी के होते हैं वहां खुदाई और मुश्किल हो जाती है।
सबसे निचले स्तर तक पहुंचने के लिए खुदाई वर्षों तक चलती रहती है। ये चार्ट खुदाई की जगह के विभिन्न युगों यानी पीरियड्स और स्तरों को बताता है। जैसे पीरियड 4 लगभग 2200 साल पुराना है और इस काल की विशेषता NDP यानी काली पॉलिश वाले बर्तन है। पीरियड 3 लगभग 3000 साल पुराना है और इस काल में PGW यानी सलेटी रंग के बर्तन मिलते हैं। पीरियड 2 और पीरियड 1 हैं जो कि उससे भी पहले के हैं। जो पुरावशेष प्राप्त होते हैं उन्हें विश्लेषण के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। जैसे कार्बन डेटिंग एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें खुदाई में प्राप्त कार्बन की जांच कर उसकी प्राचीनता का निर्धारण किया जाता है। ऐसे ही जीव वैज्ञानिक भी हड्डियों की पहचान करते हैं। तो साई साहब ये बता सकेंगे कि इस साइट का जो जगह आपने चुनी है इसका महत्व क्या है? ये हमने दो कारणों से इस साइट को चुना हमने। एक तो हम पेंटेड ग्रेवेयर लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे, उनका सेटलमेंट का पैटर्न कैसा था, और उसके लिए इस साइट पर चूंकि बाद की सभ्यता हमें नहीं मिली देखने को, इसलिए हमने इस साइट को चुना कि पेंटेड ग्रेवेयर लेवल तक जाने के लिए हमें पहले ऊपर से काफी हद तक काटना पड़ता और उसमें हमारा बहुत टाइम लगता। यहाँ पर वो सभ्यता चूंकि नहीं थी, इस वास्ते हमें पेंटेड ग्रेवेयर बिल्कुल सरफेस पर मिल जाता है। तो पहला कारण तो ये था। फिर उसके बाद जब खुदाई हमने की तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये मामूली एक गांव का सेटलमेंट नहीं है, जो कि धारणा पहले से रही है पेंटेड ग्रेवेयर सभ्यता के बारे में। ये हमको एक टाउनशिप नजर आया जिसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, तमाम मिट्टी के बर्तनों की भरमार, उसके बाद अच्छे स्टोन्स, प्रेशस सेमी प्रेशस स्टोन्स जिनको हम कहते हैं, उनके बीड्स, उनके चीजें, मिट्टी के टेराकोटास जिनको हम कहते हैं, मिट्टी के मूर्तियां, ह्यूमन फिगरिंग्स, हाउसेस, ये सब बोन की हड्डियों की तमाम चीजें बनी हुई ऑर्नामेंट्स की और लग्जूरियस आइटम्स, ये सब हमें देखने को मिलती है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप यहाँ खुदाई करने आए तो यहाँ जो गांव के लोग थे जी, तो उन पे क्या प्रतिक्रिया पड़ी? उन्होंने आपका विरोध किया या आपको समर्थन दिया खुदाई करने के लिए? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इसके अंदर? प्रतिक्रिया उनकी जो थी वो बहुत ही शुरू में तो एक जिज्ञासा के रूप में थी उनकी। वो भी जानना चाहते थे कि आखिर हमारे गांव के पास जो खेड़ा है, जखेड़ा जिसका नाम है, वो कितना पुराना है, उसमें क्या क्या चीजें निकलती हैं, किस धरातल से क्या चीजें निकलती हैं। तो उनकी शंका का बहुत कुछ समाधान जब हुआ तब उनको ये महसूस हुआ कि सचमुच में उनके गांव के पास एक महत्वपूर्ण बस्ती थी जिसके जो उनके पूर्वज किसी समय में रहा करते थे। जहां खुदाई के स्थान और इस क्षेत्र के बारे में प्रचलित लोक कथाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमने जखेड़ा गांव के लोगों से बातचीत की। हम समझते हैं कि ये इलाका, ये प्रांत, ये जमीन, ये भूमि बहुत प्राचीन, बहुत सी बातों को अपने अंदर छिपाए हुई है। श्री साई साहब से मेरी बातचीत जब हुई, जब वो खुदाई कर रहे थे, तो मैंने अपने विचार उनके सामने भी रखे, उन्होंने भी कुछ अपने रखे। उन्होंने कहा कि हमने जो खुदाई की है, उस खुदाई में जो वस्तुएं हमको उपलब्ध हुई हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी धारणा कुछ अंशों में सत्य है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इसकी खुदाई करके एक ऐसी संस्कृति का पता लगाने की चेष्टा की है जो आज तक
गुप्त थी, लुप्त थी और तिरोहित थी। प्रधान जी, ये जो खुदाई हो रही है जिस टीले को, तो हमें कुछ लोगों ने बताया कि कुशक नाम है इस टीले का, तो ये कैसे है? देखो साहब, कुशक की जो धारणा चली आ रही है इस गांव में, और आसपास के गांव वाले भी इसे कुशक ही कहते हैं, छावनी है, नगला है, और नदी पार के लोग भी कहते हैं इसे कुशक। इसके बारे में ये बताते आए बड़े बूढ़े यहाँ के कि यहाँ पर, जिसे हम बलराम कहते हैं, इस समय कस्बा है, यहाँ पर राजा बलराम से संबंधित बलराम नगर रहा होगा। और ये जो कुशक का स्थान है जहाँ पर खेड़ा है, इस समय आप लोग जो खुदाई कर रहे हैं, वो उस समय यहाँ कोई ऐसी पवित्र घूम रही होगी उनकी कि इस पर यज्ञ करते रहे हों, और यज्ञ करने की वजह से इसे जखेड़ा, आज जखेड़ा कहते हैं। और उसी समय पर राजा बल से भगवान ने एक दान रूप में 3 डग जमीन मांगी थी, वो कुशासन पर बैठ करके मांगी थी, इसलिए यहाँ के लोग कुछ उस आशय से कुशक कहते चले आए। अब तो इनका महत्व गांव का हर एक बच्चा आदमी जानता है, और जो भी चीज इस समय खुदाई के यानी 7-8 साल के दौरान जो भी चीज मिलती है तो वो उसको संभाल के रखते हैं, फेंकते नहीं है। तो गांव में रखते हैं या लोग साहब जो खुदाई कर रहे हैं? हाँ, खुदाई कर रहे हैं उनको दे देते हैं। तो आपने देखा कि खुदाई या एक्सकवेशन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कि एक विशेष तकनीक के द्वारा की जाती है, और इसमें अत्यधिक ध्यान बरतने की आवश्यकता है। लेकिन एक बार जब पुरानी वस्तुएं या पुरावशेष प्राप्त होने लगते हैं, तो अब आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्ववेत्ता एक नए दायरे में प्रवेश करता है, और यह दायरा है उस स्थान पर पुराने समय में रहने वाले लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों को समझने का। जैसे वो लोग कौन सी फसलें बोते थे, क्या कृषि उपज उनकी जरूरतों को पूरा करने में समर्थ थी, कौन से औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, समाज में वर्गों की स्थिति क्या थी, या खुदाई किंवदंतियों को या मिथकों को सच्चा साबित करती है या उन्हें झुठलाती है। यह कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में हम अपने अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे।